अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग आज सोशलॉजी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, उसमें का पार्ट 3 है, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स देखे, जिसमें हमने उनके 6 पॉइंट देखे प्रॉब्लम्स के। उसके बाद आपको एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में आपको देखना है कि आपको आपके आजू बाजू के एरिया में कोई ट्राइब्स रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं, नहीं पता है, तो इंटरनेट पे से आपको उसकी मालूमात निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ट्राइब्स की मालूमात निकालना है और उसकी स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के फिलोसॉफिकल पंचशील कौन से थे। पंचशील मतलब 5 ऐसी चीज़ें जिन्होंने ट्राइब्स के लिए वो बनाए। आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कुछ 5 ईयर्स प्लान जो शुरू किए थे उनके टाइम में गवर्नमेंट के लिए। तो वो चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे कि वो 5 ईयर प्लान में किस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे थे, किस तरीके से हम लोगों को उन्होंने 5 ईयर प्लान में अपनी चीज़ें बताई, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया और किस तरीके से चीज़ें हमारे सामने आई। ठीक है। तो उसमें 5 ईयर प्लान में उन्होंने बताया कि उनको ट्राइब्स का डेवलपमेंट करना था। ट्राइब्स का डेवलपमेंट किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और इस तरीके से करना है कि उनका कल्चर और उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसको धक्का ना पहुँचे, या उनके जो रेस के हिसाब से या उनके बाप दादा के ज़माने से जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ें डिस्टर्ब ना होते हुए उनमें हम डेवलपमेंट कैसा कर सकते हैं। तो उनका जो उनके ट्राइब्स को डेवलपमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको देखने का नज़रिया था, वो नज़रिए को पंचशील कहा जाता था। पंचशील मतलब 5 रास्ते या 5 ऐसी अच्छी चीज़ें कि जिससे उनका फ़ायदा हो और उनको किस किस तरीके से उनको हम वो चीज़ें देख सकते हैं। 5 चीज़ों में सबसे पहले एक चीज़ थी कि वो लोगों में डेवलपमेंट कैसा होगा कि उनके हुनर देख के, उनमें क्या हुनर है ना। हम लोगों कोई भी चीज़ उनको डायरेक्टली बता नहीं सकते। अब आपको अगर पेंटिंग का शौक़ है तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप सिलाई करो, आप कंप्यूटर करो, है ना। तो आप ये आप में क्या हुनर है उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट करना है। तो ये पॉइंट उन्होंने सबसे पहले रखे कि उन लोगों में जो गुण है या जो उनमें हुनर है वैसा उनका डेवलपमेंट करेंगे। उनके ऊपर दूसरी चीज़ें हम लोग ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं करेंगे। ये था उनका पहला पॉइंट। उसके बाद उनका जो जहाँ पे फॉरेस्ट में रहते थे उनको उनके हक़ की ज़मीन मिलनी चाहिए। वहाँ जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन थी वो उनका उसके ऊपर उनको हक़ मिलना चाहिए, उनका उसके ऊपर हक़ रहना चाहिए और वो वहीं पे रहे। ये डेवलपमेंट में ये एक चीज़ उन्होंने कही थी। सेकंड वाली, थर्ड चीज़ में उन्होंने कहा था कि उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका एक डेवलपमेंट कमेटी होनी चाहिए या ट्रेनी होने चाहिए जो उनको डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे, है ना। क्योंकि वो लोग बहुत ही बैकवर्ड थे, उनको हर चीज़ समझाना बताना बहुत मुश्किल था। वो तो उस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से ट्रेनर भेजने चाहिए और उनको एक ग्रुप बनाना चाहिए और उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि ट्राइब्स जो रहते हैं उनका जो देश है या उनकी जो जगह है उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो। जैसे कि वो लोग अगर 1000 है, 500 है, 5000 है, 10,000 है, तो उनके 10,000 के हिसाब से उनको क्या डेवलपमेंट चाहिए, उनके लिए स्कीम क्या है, ऐसी उनके सोशल लाइफ के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से उनको सब चीज़ें देनी चाहिए और वो कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या पता चला कि आदिवासी समाज के लोगों को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये लोग गिनती में कितने हैं, गिनती में कितने ये नहीं देखनी चाहिए। ह्यूमैनिटी के हिसाब से, उनके जीवन के हिसाब से या उनके डेली यूज़ के हिसाब से उनकी ज़रूरतें क्या है, उनको कौन सी चीज़ चाहिए, उनसे कौन सी चीज़ उनसे हमने करवा के लेना है। तो ये चीज़ों के लिए ट्राइब्स के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए कुछ सरकार ने पैसा देना चाहिए या इकोनॉमिकल उनको हेल्प करनी चाहिए कि जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके और अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते। उनकी सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से काम नहीं करना है, उनकी
क्वांटिटी कितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उनमें क्वालिटी लाने की कोशिश की। तो ये 5 चीज़ें चाचा नेहरू ने करने की कोशिश की है इसमें। उसके बाद है आदिवासी समाज के लोगों के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सारे डेवलपमेंट के कोशिशें की गई, जिसमें राज्य योजना, केंद्रीय विशेष अर्थ सहाय्य उनको दिया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कीम्स या उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए कि जिसके तहत उनको कुछ चीज़ की हेल्प हो। सोशल हेल्प भी हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प हो, और सोशल वर्कर के तरफ से कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, बस उनके तरफ से भी आदिवासी डेवलपमेंट स्कीम बने, इस तरीके से उन्होंने बनाने की या उनके तक ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद उसमें ये देखा गया कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके लिए कुछ गवर्नमेंट की स्कीम बनाए गए। कौन से स्कीम बनाए गए? ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स थे, ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते, उनके लिए हॉस्टल, उनके लिए एक ऐसा एक जिसको कंपार्टमेंट या डिपार्टमेंट बना दिया जाए कि आदिवासी प्रदेश के लोगों को वहाँ हेल्प हो। फिर वहाँ की जो ट्राइब्स की जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनके लिए एजुकेशन के लिए नई नई चीज़ें बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो उनके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, ये चीज़ें बनाने की कोशिश की। उसके बाद है उनको एजुकेशन के हिसाब से उनके लिए नए नए स्कीम बनाना, उसके लिए उनको इकोनॉमिकली हेल्प करना, उनके लिए आदिवासी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाना, फिर देहाती लोगों के लिए और आदिवासी समाज के लोगों के लिए बैंक से कुछ हेल्प मिलना, मतलब लोन वगैरह रहता है ना, ट्राइब्स के लिए लोन है, शेड्यूल कास्ट के लिए लोन है, इस तरीके के लोन्स होते हैं। इनके लिए ख़ास एक बैंक होती है जिसमें ये लोगों के लिए हेल्प के लिए लोन मिलता है, जैसा कि किसानों को लोन मिलता है, उस तरीके से ट्राइब्स को भी डेवलपमेंट के लिए लोन मिलता है। फिर ट्राइब्स से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करके उसके ऊपर नई नई चीज़ें बनाई जाती है, ट्रेनर बनाए जाते हैं, और वो ट्रेनिंग के हिसाब से उन लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प की जाती है। मतलब एक्चुअल ट्राइब एरिया में जाके वहाँ रिसर्च करना है, वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है वो निकालना है, और वो सरकार के पास रिपोर्ट देके उससे रिलेटेड नई नई योजनाएं बनाने की स्कीम भी अपने पास यहाँ पे मौजूद है। उसमें और जो 10वीं पास बच्चे हैं जो ट्राइब्स में आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स है। फिर उनको अगर 10वीं पास हो के बाहर देशों में पढ़ने के लिए जाना है, उसके लिए उनके लिए स्कॉलरशिप्स है। फिर उनके लिए लाइब्रेरी बनाए गए हैं जिसमें वो फ्रीली पढ़ सकते जाके, मतलब उनका डेवलपमेंट, उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उनका एजुकेशन बढ़ाने के लिए और उनका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ाने के लिए बहुत सारे आदिवासी समाज के लिए, ट्राइब्स के लिए स्कीम्स है, जिसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के तौर पे उनके लिए डेवलपमेंट स्कीम्स बनाए गए हैं। तो इसमें आदिवासी समाज के लोगों के बहुत सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और उनकी जो आज हमारे समाज में दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो वो बैकवर्डनेस उनका कम होने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं। उसमें उनके लिए आदिवासी समाज के लोगों के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से ट्राइबल कम्युनिटी में चीज़ें दी है, जिसमें आर्टिकल 14 है। आपको ग्रुप में उसके फ़ोटो में भेज दूँगी। आर्टिकल 14 में है कन्फर्स इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, सबको इक्वल राइट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी और समान हक और समान संधि मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 के हिसाब से इसमें बताया गया है कि उनको लिंग, धर्म, वर्ण के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से उनको नागरिकों में उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब उनका प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सिटीज़न ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस और कास्ट के हिसाब से हम लोग उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 15/4 में बताया है कि सामाजिक दृष्टया और एजुकेशन के हिसाब से ये लोग बहुत बैकवर्ड है, तो उनको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होने की वजह से उनको स्पेशल प्रोविज़न और एडवांस चीज़ें दी गई है।
और आर्टिकल 16 में उनको बताया गया है कि उनके लिए जो बैकवर्ड लोग जो है तो उनके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए उनके लिए क्या रखे गए हैं, रिजर्वेशन रखा गया है। फिर आर्टिकल 22 में उनके हिसाब से प्रोविज़न है जिसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 73 और 74 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से टू इंश्योर इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइब्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, उनके लिए नए नए योजनाएं और नए नए निर्णय मतलब जो भी हिसाब से चेंजेस हो वो लिए जा सकते हैं। फिर 46 आर्टिकल 46 के हिसाब से ये लोग बैकवर्ड में आते हैं। स्टेट ऑफ प्रोमिशन में स्पेशल केयर में एजुकेशनल और इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड ऑफ द वीकर सेक्शन में आते, ये लोग वीकर सेक्शन में आते। स्पेशली इनको एसटी या प्रोटेक्ट और सोशल इनजस्टिस के तौर पे इनका एक्सप्लॉयटेशन हम लोग नहीं कर सकते, इनके ऊपर अन्याय नहीं होने देना चाहिए। ये सब ग्रुप के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने उसका ध्यान रखना है। इसलिए आर्टिकल 46 बनाया गया है कि हम ट्राइब्स की तरफ से काम करेंगे और उनको हेल्प करेंगे एजुकेशन में भी और इकोनॉमिकली भी, ये एसटी के तौर पे। और इनके लिए इसका एक कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का भी होता है। आर्टिकल 244/1 में उन्होंने बताया कि उनके लिए आदिवासी कल्याण संस्था बनाई गई है 1996 में, जिसमें पंचायत के माध्यम से राज्य घटना की दुरुस्ती के ये अनुसूचित प्रदेश में भिजवाए गए हैं कि जहाँ पे आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारी समिति और संस्थाएं बनाई गई हैं। आर्टिकल 274 में ग्रांट इन एड फॉर प्रमोशन के वेलफेयर फॉर एसटीज़ मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको कहा जाता है। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अराइज अ लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्स एरिया। शेड्यूल एरिया में उनका एक स्टेट लेवल पे उनका स्टेटस बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए इकोनॉमिकल भी उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जमाती के लिए भी रिजर्वेशन का कोटा है। फिर आर्टिकल 332 के हिसाब से विधानसभा में भी अनुसूचित जाति जमाती के लिए राज्य स्टेट लेवल पे उनको भी कोटा रखा है रिजर्वेशन का। फिर आर्टिकल 335 के हिसाब से भी उनको बहुत सारे केंद्र के सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो पोस्ट रखे गए हैं उसमें उनको पोस्ट देना चाहिए और उनको वो पोस्ट भर के उनको डेवलपमेंट के लिए या इनके जमाती के लोगों के बारे में सोच के उन लोगों को वहाँ पे बिठाना चाहिए और वो जगह उनके लिए क्या रहेंगी, रिज़र्व रहेंगी। तो ये जगहें भरी जाती हैं जहाँ पे लोग अभी आजकल आप देखोगे कि एसटीज़ जो है बहुत सारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं वो अच्छे पढ़ रहे, डेवलपमेंट कर रहे, तो उनके लिए जगह होती है और वो जगह और किसी को ये जगह नहीं दे सकते। तो ये आर्टिकल 335 वाइज इनको ही देना चाहिए। तो इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए हम लोगों ने देखे कि कितने कितने डेवलपमेंट के केसेस बताए गए हैं, कितना डेवलपमेंट किया गया है, ये चीज़ हमको बताई गई है। अब इसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स में एक्टिविटी 2 दी गई है। एक्टिविटी 2 यहाँ पे तो एक्टिविटी 3 है जिसमें आपको बताना है कि किस तरीके से ट्राइब्स और एनजीओज़ इनके लिए काम करते हैं। और एक्टिविटी 2 में आपको बताया गया है कि जिसमें एक्टिविटी 2 में आपको करना ये है कि इंटरनेट पे से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में मालूमात निकालना है और उनकी मालूमात आपको जमा करके लिखना है। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि आप तो ट्राइब्स के एरिया में जा नहीं सकते हो, तो आपको ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में गूगल पे बहुत सारी मालूमात मिलेगी, तो आपको वो मालूमात लिखना है। आप 250 वर्ड्स में ये लिख सकते हो, 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज तो भी लिखो आप इनकी मालूमात कि ट्राइब्स किस तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ है, कौन से देशों में है,
वैसे तो बहुत सारी मालूमात आपको आपके बुक में ही मिलेगी, लेकिन गूगल के आपको अलग अलग तरीके की मालूमात मिल सकती है। उनके रिलेटेड फिल्में मिल सकती है, शॉर्ट फिल्म्स, उनसे रिलेटेड फ़ोटोज़ मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप घर पे रहते हुए भी गूगल पे जाके आपकी पढ़ाई का पार्ट बोल के ये आप पढ़ सको। उसके बाद आपको ये तो आपका हो गया ट्राइबल कम्युनिटी का पॉइंट, जिसमें आपको पूरे आर्टिकल भी पता चल गए। आर्टिकल 14, 15, 14, 15(4), 16(4), 22/2, 46, 2, 44(1), 275, 330, 332 और 335। तो ये आर्टिकल्स सिर्फ ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं। तो ट्राइब्स को देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना सारा जगह पे जगहें दी गई है, तो वो अपने उनको भी अपने साथ ही लेवल पे या अपने स्टेट लेवल पे या अपने लेवल पे ही उनको एक दर्जा दिया गया है, उनका स्टेटस है। और समाज में दूसरे लोग जैसे जो स्टेटस पे रहते हैं वैसे ही ट्राइब्स का भी स्टेटस बना हुआ है। तो ये आपने आर्टिकल में देख लिए। इस हिसाब से हम लोग अभी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आपको एमपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि ट्राइब्स के लिए कितने आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, या कितने आर्टिकल उनके लिए बने गए हैं ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। तो आप लोग इसके लिए सवाल या जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि अभी रूरल कम्युनिटी टोटली शुरू हो रहा है आपका रूरल कम्युनिटी के बारे में। तो रूरल कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा आपको एक 5 मिनट में उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी मैं बोल देती हूँ। जिसमें भारत के जो रूरल कम्युनिटी है जिसके डेफिनेशंस आएंगे, पंचायत राज उनका कैसा होता है, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूरल कम्युनिटी के जो लोग हैं किस तरीके के रहते, किस तरीके से काम करते, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे। उसके बाद रूरल कम्युनिटी के लोगों के प्रॉब्लम्स है जो आपको 6-7 पॉइंट में बता दिए जाएंगे। रूरल कम्युनिटी के लोगों का डेवलपमेंट किस तरीके से किया गया है, कौन सी स्कीम्स है, उनके लिए एनजीओस किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। जैसे भारत सरकार में ग्राम सड़क योजना है, फिर स्वयं रोजगार योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना है, फिर ग्रामीण रोजगार योजना है, सर्व शिक्षा अभियान जिसको SSA, SE, SGSY है, फिर उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है। तो बहुत सारी योजना है, उनकी मालूमात हम लोग लेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट इन लोगों का हो रहा है रूरल कम्युनिटी का। तो रूरल कम्युनिटी की हम लोग 2.2 में रूरल कम्युनिटी के देही जमात के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी डेफिनेशंस है और उनके प्रॉब्लम्स है और उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा किया जाता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू कीजिए और इसको पढ़ के इसके बारे में आप मालूमात लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके बाद भेज दूँगी। अब ये आपका पार्ट 3 था। पार्ट 4 आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इंशाल्लाह भेज दूँगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।